वजीर आला बलूचिस्तान ने वादे के मुताबिक नौकरियां बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर दिया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में साबिक सेक्रेटरी और उसके फ्रंटमैन समेत 17 लोगों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। सेक्रेटरी ज़राअत इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हल्फ लेने के फौरन ही बाद एक वादा किया था कि नौकरी नहीं बेचने दूंगा। इस पर किसी हद तक अमल होता नजर आ रहा है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बलूचिस्तान जो मजदूरों के लिए वाहिद उम्मीद है और उनके बच्चों को आला तालीम देने का एक वाहिद जरिया है, मगर गुज़िश्ता 4 सालों में इसको जिस बेरहमी से लूटा गया, करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हुए, जिसमें 2022 में एक जूनियर 18 ग्रेड के सेक्रेटरी सिराजुद्दीन ने 18 ग्रेड तक की डायरेक्ट भर्तियां की। ज़राए के बकौल इसमें अक्सरियत नौकरियां बेची गई थीं और रही सही सिफारिश पर दी गई। एक भी नौकरी मेरिट पर नहीं दी गई थी। ज़राए के बकौल 18 ग्रेड की नौकरी 1 करोड़, एसएसटी की 70 लाख में बेची गई। इसी तरह कई सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क हर एक बेची गई। इस तरह तमाम की तमाम नौकरियों में 2 नंबरी और फ्रॉड के साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। जिला डीजी खान से ताल्लुक रखने वाले जाली लोकल होल्डर मोहम्मद फारूक, जिनको 2011 में खिलाफ कानून डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट भर्ती किया, जो खालिसतन एक प्रमोशन पोस्ट थी। जाली लोकल होल्डर ने शुरू दिन से लेकर अब तक पैसे लेकर न सिर्फ अपने रिश्तेदार बल्कि दर्जनों जाली लोकल होल्डर लगवाए और बलूचिस्तान के हर महकमे में भर्ती करवाए, जिनमें लेबर और वर्कर वेलफेयर बोर्ड बलूचिस्तान सरे फहरिस्त है। सिराजुद्दीन ने सेक्रेटरी आते ही न सिर्फ मोहम्मद फारूक को अपना फोकल पर्सन बनाया, बल्कि सब कुछ करता धरता मोहम्मद फारूक ही थे। सिक्योरिटी के नाम पर कागजों में 80 से ज्यादा लोगों को लगाया गया, जिसमें सिर्फ 2 आते थे। बाकियों की तनख्वाह 3 लोगों में बांटी जाती थी, जो कई करोड़ रुपए बनती है। स्कूलों की मुरम्मत के नाम पर करोड़ों के घपले हुए। स्टेशनरी का सामान हो या कोई भी और काम, मकसद सिर्फ पैसा बनाना था और पैसा बनाया गया और खूब बनाया गया। पैसे लेकर जाली भर्तियों पर जब इनसे सवालात किए गए तो कि आपने अक्सरियत नौकरियां या तो बेची हैं या फिर रही सही ताकतवर लोगों को सिफारिश पर दी हैं, तो उनका जवाब होता था कि हमने मुनसिफों से लेकर मुसनिफों तक और इंटेलिजेंस के लोगों को खुश किया है, इनके लोग भी लगाए हैं, तो भला कैसे हमारी जाली भर्तियां कैंसिल हो सकती हैं या हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ये जाली भर्तियां 2022 में सर्दियों में की गई ताकि अदालतें बंद होती हैं और आज तक उनकी लिस्ट नहीं लगाई गई और ना ही किसी महकमे को दी है। इनका मकसद यही था कि सर्दियों में अदालतें बंद होती हैं, इसी का फायदा उठाकर अपने लोगों को नवाजा गया। और इन भर्तियों में जाली लोकल वाले लोगों को, जिनका ताल्लुक दूसरे सूबों से है, उनको बहुत ज्यादा नवाजा गया, जिनमें मोहम्मद फारूक के रिश्तेदार सरे फहरिस्त हैं। 2 नंबरी यहाँ तक भी की गई कि 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को लगाया गया, उनके शनाख्ती कार्ड टेम्पर किए गए, उनकी उम्रें छोटी करके उनको क्राइटेरिया पर लाया गया और उनको भर्ती किया गया और अभी तक वो तनख्वाहें ले रहे हैं और एक भी दिन आकर उन्होंने ड्यूटी नहीं दी। लगने वालों की अक्सरियत की डिग्रियां न सिर्फ जाली हैं बल्कि जो ज़रूरी डिप्लोमे हासिल किए हैं वो भी 2 नंबर हैं। इन जाली भर्तियों की इससे ज़्यादा दलील क्या होगी कि मौजूदा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर उस वक्त चेयरमैन थे और उन्होंने कहीं भी 18 ग्रेड की भर्ती हो रही है और कहीं भी साइन नहीं किया। तारिक कमर बलोच ने हर जगह खुद को नवाजा, अपने लोग लगवाए, पैसे लिए, लेकिन कहीं भी भर्तियों में अपना सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि 2 नंबरी हो रही है और मैं फंस सकता हूं। वो एक कैडर ऑफिसर थे, उन्होंने कहीं भी अपना सिग्नेचर नहीं दिया। इनकी 2 नंबरियों के खिलाफ हर तरफ से आवाजें उठती रहीं और नैब भी तहकीकात कर रहा है। एंटी करप्शन में भी केस चल रहा है। बार बार बुलाने के बावजूद सिराजुद्दीन और मोहम्मद फारूक इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की हिदायत भी दी। अब एक मरतबा फिर हुकूमत बलूचिस्तान एक और मौका देते हुए और दर्जनों शिकायत के बाद साबिक सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड बलूचिस्तान सिराजुद्दीन, जाली लोकल के हामिल याफ्ता और दर्जनों रिश्तेदारों को जाली लोकल बनवाने और उनको जाली भर्ती करवाने वाले फारूक समेत 17 लोगों के खिलाफ सख्त इंक्वायरी शुरू कर दी है। हुकूमत बलूचिस्तान की क्लियर डायरेक्शन है कि किसी का भी प्रेशर आया तो आपने बताना है और अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में ये चीज़ लिखनी है। इस करप्ट लॉबी की हिमायत याफ्ता कौन है? वाज़ेह रहे मोहम्मद फारूक को न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर सुपरिटेंडेंट बनाया गया बल्कि सिराजुद्दीन ने महकमे के खुद रूल्स बनाकर उसको गैर कानूनी तौर पर डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। कौन से कानून था जिसकी पामाली नहीं की गई? इंक्वायरी की सरबराही सेक्रेटरी ज़राअत दाऊद खान बाज़ई के पास है, जो जूनियर सेक्रेटरी हैं। अब देखना यह है कि वजीर आला के इतने खुले अहकामात के बाद ये करप्ट लॉबी को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं या फिर ये अपना कोई साजबाज करके उनको क्लीन चिट देते हैं। काश ये इंक्वायरी सेक्रेटरी ला अली मोहम्मद काकड़ के पास होती
تو ہر متاثرہ شخص سے انصاف ہوتا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے پیسوں کے بلبوتے پر نالائق اور نااہل لوگوں کو مزدوروں کے بچوں کا ماوار بنا دیا اور ان کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے برباد کرنے کی ٹھانی ہے، ان کے ساتھ کمزور ترین احتسابی عمل میں کیا ہوتا ہے؟ حکومت بلوچستان خصوصاً میر سرفراز بگٹی کا یہ اچھا اقدام ہے کہ نوکری بیچنے والوں کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا۔ امید ہے یہ محض باتیں نہیں ہوں گی بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور داؤد بازئی سمیت جس بھی شخص نے کرپٹ لابی کو محفوظ راستہ دینے کی کوشش کی تو حکومت سمیت تمام طاقتور حلقوں کی جانب سے اس کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تو لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ 18 گریڈ کا ایک جونیئر شخص وہ کیسے 18 گریڈ کی بھرتیاں کر سکتا ہے، اور محکمہ کس مد میں یہاں پر 9 گریڈ کی پوسٹ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اس کی بھرتی ہو رہی ہے، اور یہاں پر 18واں گریڈ ہے اور اس کی ڈائریکٹ بھرتی ہو رہی ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سے رولز ہیں؟ اس پر ہر طرف سے آوازیں ہیں۔ ابھی بھی بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ان کی شکایت سیل میں درجنوں شکایات ہیں کہ یہاں پر آئے روز پامالی ہوتی ہے، اپنے لوگوں کو اٹیچ کر کے دفتر بلایا جاتا ہے، اور ایک جو بھی بہت زیادہ لوگ ہیں ہب میں ہیں اور اسکولوں میں ہیں ان کو وہاں سے بلا کے یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ جو بھی سیکرٹری آتا ہے، طاقتور جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں آفس میں بلاتے ہیں اور ان سے ڈیوٹی نہیں لی جاتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ داؤد بازئی جو ایک جونیئر سیکرٹری ہیں ان کو اتنی بڑی انکوائری دینا، اور ان کا ماضی بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ انصاف کر پائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی کھلی کہ ہر پوسٹ کروڑ کی پوسٹ بیچی گئی، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہو گئے، اور کوئی اور عام پوسٹ ہوتی تو پتہ چلتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنی 18 گریڈ کی پوسٹ ہو، اس میں اس قدر 2 نمبری ہو، تو اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر اتنی اندھیر نگری ہے، اگر وزیر اعلیٰ کی اتنی ڈائریکشن ہے کہ کوئی معافی نہیں ہوگی، طاقتور حلقوں کی کھلی ڈائریکشن ہے کہ ایسے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اس کے باوجود اتنے واضح ثبوتوں کی روشنی میں جہاں ڈگریاں جعلی ہیں، جہاں ڈپلومے جعلی ہیں، جہاں پر اپر ایج والوں کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے، جہاں دوسرے صوبے والوں کو غیر قانونی طور پر ان کے جعلی ڈاکومنٹس بنا کر بھرتی کیا گیا ہے، اتنے زیادہ انکشافات اور ثبوتوں کی روشنی میں بھی یہ لوگ کیفر کردار تک نہیں پہنچتے، تو میرے خیال میں پھر بلوچستان کے نوجوانوں سے آپ کوئی گلہ نہ کریں کہ وہ چاہے ہتھیار اٹھائے، چاہے وہ مایوس ہو، چاہے وہ خودکشی کرے، کیونکہ آپ کے سامنے 2 لوگوں نے آپ کے پورے نظام کو باندی بنا کر چلایا، اور وہ آج بھی ڈر نہیں رہے ہیں۔ وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ آنا ہے، اور رہی صحیح جو کسر ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ شاید نہیں کی وہ پوری کرنی ہے۔ اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس میں پتہ چلے گا کہ واقعی میر سرفراز بگٹی کی حکومت اور اس کے جو سیکرٹری داؤد بازئی ہیں یہ آیا حقیقی طور پر کوئی جسٹس کرتے ہیں، میرٹ پر یہ انکوائری کرتے ہیں، یا پھر ساز باز کر کے اپنا حصہ لے کر بس کلین چٹ دیتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔